तो स्वागत है तुम लोग का आज के इस एक और धमाकेदार वीडियो में। मेरे पास बच्चों के फोन आए, बोले सर आपने इतना सा चैप्टर पढ़ाया था ना, हमारे स्कूल में क्वेश्चन आ गया मेंडल का और हमने लिख दिया आपके चैप्टर से, मस्त नंबर आए एकदम मक्खन। दिल को सुनकर के बड़ी खुशी हुई। तो आज भी ऐसा ही वीडियो है अपना, बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छे से तुम लोग को समझाएंगे कि तुम लड़का या लड़की कैसे बने हो, या मैं लड़का कैसे बना हूं, या जो मनुष्यों में जो है लिंग का निर्धारण कैसे होता है, और साथ ही साथ और भी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताऊंगा। थोड़े से अपन क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। उसमें से एक क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, जिसका कि आंसर लगभग जितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं, एक आध को छोड़ करके सब में अधूरा दे रखा है। मैं एक एक चीज को इतनी ज्यादा जगह से वेरीफाई करके फिर आप लोगों को बताता हूं, ठीक है? क्योंकि हमारी किताब में ना थोड़ा कम सिखाता है यार, पता नहीं क्यों। सिखा दो ना, डरते हैं क्या अपन? डरते हैं क्या अपन? बिल्कुल नहीं डरते। तो अपन पहले आज सीखेंगे लिंग निर्धारण क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन इंग्लिश में अपन बोले तो, कि मनुष्य में सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, कि लड़का बनेगा, लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी। ये तो आपने और सुना होगा, बड़ी गड़बड़ है हमारे समाज में। लड़कियों को, जो औरतें हैं ना, जो बच्चे पैदा जो करते हैं, उनको दोष देते हैं कि ये कैसी औरत है, बच्चियां पैदा कर रही है। मतलब आज भी ऐसा है हमारे समाज में कि 5 बच्चियां भी अगर पैदा हो जाती है ना, तो इस उम्मीद में छठी बार जन्म देने की कोशिश की जाती है कि यार काश लड़का पैदा हो जाए। मतलब लड़कियों को आज भी लड़कों से कम समझा जाता है। और ये तो आपके आसपास भी आपको देखने को मिलता ही होगा कि अगर ऐसा होता है कि एक लड़की पैदा हो गई है तो घर वाले बोलते हैं कि अरे अरे एक बच्चा और पैदा कर लीजिए, लड़का भी तो होना चाहिए ना, 2 भाई बहन हो जाए तो फिर पूरा हो जाता है सब कुछ, लड़का तो होना चाहिए। देखो, लड़का कुल का चिराग होता है, तो लड़कियां चिराग क्यों नहीं हो सकती भाई? तो मेरा क्वेश्चन है ये। तो सारी जो लड़कियां हैं, जितनी भी देश की बेटियां हैं, दिल ठोक के इस वीडियो को लाइक जरूर करें ना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी बातें हम तक पहुंचाएं और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। और ये बात, ये जो एक टबू चला रहा है, जो मंतवना बनी आ रही है कि लड़की पर डिपेंड करता है कि बच्ची पैदा होगी कि बच्चा, अरे मानोगे नहीं आप, जो मेल है, जो पुरुष हैं, वो 2-2 3-3 शादियां कर लेते हैं, क्योंकि उनको जो पहली पत्नी है उससे भी केवल 2-3 बच्चियां पैदा हुई, दूसरी पत्नी से भी बच्ची पैदा हुई, एक और शादी कर ली, उससे भी केवल बच्ची पैदा हुई। तो ये बड़ी एक समस्या है। और इसका कारण, इसका दोष किसको दिया जाता है? स्त्री को देते हैं। ये इसको, ये है, इसके अंदर है गड़बड़, जो लड़की पैदा हो रही है। ऐसा नहीं है, जो लड़की पैदा होती है या लड़का पैदा होता है, उसकी जिम्मेदार जो है स्त्री नहीं है, उसका जिम्मेदार पुरुष होता है। और वो कैसे, आज के इस लेक्चर में अपन बहुत आसानी से समझ लेंगे। यहाँ देखो, तो पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि लिंग निर्धारण दोनों में है, मनुष्य में भी देखेंगे और कुछ एक अन्य जीवों में। तो अपन पहले काम करते हैं, अन्य जीवों में शुरू करते हैं। 2-3 लाइनें हैं, मैं आपको वो बताता हूँ कि काफी सारे जीव हैं हमारे प्रकृति में जिनमें जो है लिंग निर्धारण जो है ना, वो मतलब आनुवंशिक नहीं होता, मम्मी पापा से नहीं मिलता, वो खुद डिसाइड कर लेते हैं कि लिंग कैसा होगा। जैसे कुछ एक जीवों में तो क्या होता है कि पर्यावरण डिसाइड कर लेता है, पर्यावरण के हिसाब से लड़का होगा कि लड़की होगी। बताता हूँ कैसे। जैसे समझना, एक क्रेपेजुला है, मरीन मस्क, मरीन बोले तो समुद्री मोलस्क है ये वाला, एक मोलस्क, मोलस्क का ये पढ़े ना अपन, किंगडम विंगडम 9वीं कक्षा में, उसमें है। और एक है हमारे पास में बोनीलिया, ये मरीन वर्म है, मतलब समुद्र में मिलने वाला एक तरह से कीड़ा है। तो ये क्या है, अगर ये अकेले बड़े होते हैं, मतलब जब पैदा होते हैं ना, तो इनका सेक्स फिक्स नहीं होता, लड़के हैं कि लड़की फिक्स नहीं होता, मेल फीमेल फिक्स नहीं होता। लेकिन अगर अकेले बड़े होते हैं तो ये फीमेल बन जाते हैं। और अगर कंपनी में, अगर किसी फीमेल के साथ में, किसी स्त्री के साथ में बड़े होते हैं तो पुरुष बन जाते हैं। अजीब चक्कर है यार इनका, ठीक है? कौन कौन थे? क्रेपेजुला जो कि क्या है, मरीन मोलस्क है, और बोनेलिया एक मरीन वर्म है। मेरे को तो नाम भी अजीब अजीब है, याद ही नहीं रहते इनके। एक टर्टल है, टर्टल बोल तो अपना कछुआ, जिसका नाम है क्राइजेमा पिक्टा। क्राइजेमा पिक्टा ढूंढ सकते हो आप लोग। ये जो है ना, इसका इंक्यूबेशन टेम्परेचर, कछुए जो है अंडे देते हैं, तो अगर उस अंडे को जिस आपने तापमान में रखा है वो 33 डिग्री से ज्यादा है, अगर वो तापमान जो है, तो वो फीमेल बन जाते हैं। और अगर वही तापमान जो है वो 28 डिग्री से अगर कमतर है तो वो मेल बन जाते हैं, पुरुष बन जाते हैं। अजीब बात है देखो, कि मतलब पर्यावरण से फर्क पड़ रहा है कि तापमान अगर ज्यादा है, अंडे को जिसमें रखा है तो फीमेल बन गया, कम है अगर 28 से तो वो फीमेल बन गया। ये है बात, अगर 28 से कम है तो वो मेल बन गया, और वैसे वो फीमेल बन गया। उसके बाद क्या है, एक लिजार्ड है, छिपकली, जिसको बोलते हैं अगमा, जो भी बोलते हैं, मैं गड़बड़ भी बोल रहा हूं तो तुम भावना समझ जाना बस मेरी। अगर इनको भी हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर में, इनका अंडा है ज्यादा गर्मी में अगर रखा जाता है ना, तो मेल पैदा होता है, पुरुष पैदा होता है।
और भी यहाँ पे मैंने एक आध और लिखे हुए हैं, जैसे एक तो एक केंचुए के बारे में लिखा हुआ, स्नेल बोल रहे हैं इसको यहाँ पे, आर नोन टू, स्नेल केंचुआ नहीं होता, स्नेल दूसरा होता है, लेकिन हाँ स्नेल होता है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, देख लेना। स्नेल जो है वो अपना सेक्स चेंज कर सकता है, मतलब वो खुद चाहे तो मेल बन सकता है, चाहे तो फीमेल बन सकता है। और काफ़ी सारे तो जीव दोनों होते हैं, वो पुरुष भी खुद ही होता है, स्त्री भी खुद ही होती है, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं शायद इनको बायोलॉजी की भाषा में। तो इतना डिटेल में हमारे कुछ नहीं है, ये जो भी मैंने आपको उदाहरण बताए ये कुछ नहीं दे रखे, एक दो लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, केंचुए का एक शायद लिखा हुआ है और एक और किसी और का लिखा हुआ है, तो वो दोनों आप अपने आप से देख लेना। मैंने बाकी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बता दी यहाँ पे, बनाने वाले की कुदरत है यार। चलो देखो, अब उसके बाद क्या है, अपन मनुष्य में जो अपने को मेन समझना है, जो एग्जाम में हमारे को दिया जाता है, पूछा जाता है जिसके बारे में, उसको समझ लेता है। तो मनुष्य में देखो क्या होता है कि ना, मान लो ये पूरा मैं फ्लो चार्ट बना के दिखा रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ। ये मान लो पिताजी हैं, पुरुष हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं ऐसे, ये पुरुष का निशान है, आप सबको ध्यान होगा, पुरुष का निशान है, और ये माता जी का निशान है। तो ये कौन है, हमारे जनक हैं, जनक बोले तो माता पिता। और जनक से फिर हमें क्या मिलता है, आप सबको पता है क्या मिलते हैं हमें, युग्मक, युग्मक कोशिकाएं बनती हैं पहले, या जिनको हम सेक्स सेल्स कह सकते हैं, युग्मक कोशिकाएं, ठीक है। और यहां पे है हमारे पास में युग्मक कोशिकाएं, पुरुष में तो कौन सी बनती है, ध्यान है आपको, स्पर्म सेल बनते हैं, यहां से स्पर्म सेल्स बने। और मादा में जो युग्मक कोशिका है वो कौन सी कोशिका बनती है, अंड कोशिका। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये नर में कह लो और ये मादा में, नर मादा भी छोड़ो, मैं क्या ही लिखूं, अभी क्लियर करेंगे और आप लोगों को। यहां लिख लो अगर आप चाहो तो नर मादा, कि ये आपके नर हैं और ये मादा, जनक जो है। अब यहां एक बात समझने वाली है, हमारे शरीर में मैंने आपको पूछा था ना कि कितने क्रोमोसोम होते हैं या कितने गुणसूत्र होते हैं, मैंने आपको ऐसा बोला था। तो हमारे शरीर में किसी भी मनुष्य में जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या है 23 जोड़े, या काफी बार इनको हम लोग 46 गुणसूत्र भी बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बात करूंगा 23 जोड़े कह करके। इनमें से जो 22 होते हैं वो दरअसल गुणसूत्र होते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है, जो एक होता है, वो लिंग सूत्र होता है। लिंग सूत्र, या इसको इंग्लिश में हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। और जो 22 गुणसूत्र हैं इनको हम लोग, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा एकदम से अभी, सेक्स क्रोमोसोम के अलावा एक और वर्ड है जो नॉर्मल जो गुण हैं ये तय करते हैं, लेकिन जो लिंग है मनुष्यों में ये 23वां गुणसूत्र तय करता है। मैं आपको इनकी फोटो दिखा रहा हूं, फोटो में आप ध्यान से देखना कि लगभग जो सारे के सारे 22 गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम्स हैं, उनका साइज जो शेप है वो सेम है, लगभग, शेप तो मत ही बोलो, साइज बोल लो, सेम है, आकार जो है सेम है। लेकिन जो 23वां जोड़ा है उसमें एक गुणसूत्र बड़ा है और एक गुणसूत्र छोटा है। तो अगर मैं इस चीज को यहां दिखाऊं वापस से, तो 23वें गुणसूत्र में बड़ा वाला गुणसूत्र यूं बना हुआ है और जो छोटा है ना वो कुछ यूं बना हुआ है। तो ये वाला जो है बड़ा वाला, ये इसको हम लोग कहते हैं X, और इस छोटे वाले को हम लोग कहते हैं Y गुणसूत्र। तो बाकी 22 के 22 जोड़े होते हैं ना वो सेम होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा रहता है वो सेम नहीं रहता, उसमें एक X है और एक Y है। अब समझना यहाँ पे ध्यान से कि जो माता जी हैं, जो फीमेल है, जो भी स्त्री है हमारे पूरे सोसाइटी में, उनके पास केवल और केवल X गुणसूत्र होता है। केवल और केवल उनका जो यहाँ पे ये कौन सी कोशिका बनी है, युग्मक कोशिका बनी है, या जिसको हम लोग गैमीट बोल रहे हैं, या जिसको हम लोग अंड कोशिका बोल रहे हैं यहाँ पे,
तो इसमें केवल और केवल कौन आता है? एक्स आता है। महिलाओं के पास वाई होता ही नहीं है। मतलब यहां पे इस शरीर में अगर हम बात करें ना तो हमारे पास एक्स एक्स होता है। आई बात समझ में आपको? लेकिन जो पुरुष है उसमें ये इंफॉर्मेशन दोनों होती है, एक्स वाई। तो महिला से तो जितने भी अंड कोशिकाएं बनेंगी उन सब में एक्स 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 होगा। लेकिन पुरुष से जितने भी वीर्य की जो कोशिकाएं बन रही है, स्पर्म सेल्स बन रहे हैं, जो भी युग्मनज बन रहे हैं, जो भी शुक्राणु बन रहे हैं, इनमें सब में हो सकता है किसी में एक्स हो सकता है किसी में वाई हो। लगभग चांसेस होते हैं कि आधे में एक्स होता है और आधे में वाई होता है। आई बात आपको समझ में? तो अब यहां पर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जो वाई वाला लक्षण है ना वो कैसा है? प्रभावी है। इस बात को समझ पा रहे हो क्यों? वाई वाला लक्षण कैसा होता है इसमें? प्रभावी या डोमिनेंट। और एक्स वाला लक्षण इसमें कैसा होता है? रिसेसिव, या इसको हम लोग कह रहे हैं अप्रभावी लक्षण। क्यों? क्योंकि एक वाई होने से ही ये आदमी, ये पुरुष बन जाता है, और वाई ना होने से ये जो है दोनों एक्स होने के कारण ये क्या रहता है? मादा रहता है। तो अब क्या होगा? हम सबको ध्यान है, यहां पर होगा हमारे पास में निषेचन, और निषेचन से क्या बनेंगे? युग्मक, युग्मनज, सॉरी युग्मनज। और यहां आप चाहो तो लिख दो निषेचन। ठीक है, निषेचन से क्या बन रहा है यहां पर हमारे पास में? युग्मनज। तो अब देखो क्या होगा, ये एक्स एक्स से मिल सकता है, एक केस तो ये हो सकता है, तो हमें क्या मिलेगा? एक्स एक्स। एक केस क्या हो सकता है? y जो है वो x से मिल जाए, तो हमें क्या मिलेगा? x और y। तो इस केस में तो क्या मिलेगा हमें? संतति जो है, संतान जो है हमारे पास में, इधर तो हमें मिलेगी एक गुड़िया, बिटिया रानी हमारी। और इस केस में हमें क्या मिलेगा? यहां देखो, एक पुरुष, एक बेटा हमें यहां पर मिलेगा, यहां एक बेटी मिलेगी। तो लड़का पैदा होने के और लड़की पैदा होने के जो चांसेस है वो 50-50% है। हो सकता है कि अगर 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो हो सकता है एक लड़का हो एक लड़की हो सकता है कि अगर 4 पैदा हो रहे हैं तो 2 लड़के हों 2 लड़की हो। मतलब चांसेस की अगर हम गणित से देख करके बात करें तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब जो हमने 8वें पाठ में समझा है, ये सारी की सारी जो संबंध, शारीरिक संबंध स्थापित करने की जो क्रिया है पूरी समझी थी अपने। तो अब मैंने आपको ये बताया था कि ये जो स्पर्म सेल है, जो शुक्राणु है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे होता है, हजारों लाखों जाते हैं एक साथ। अब वो कौन सा शुक्राणु, एक्स गुणसूत्र वाला या वाई गुणसूत्र वाला, कौन सा वाला शुक्राणु जो है अंड कोशिका में प्रवेश कर रहा है, इस बात पर निर्भर करता है कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होती है। अब हो सकता है, अब देखो पुरुष में तो मान लो कोई पुरुष है, उसके शरीर में तो एक्स और वाई दोनों ही है, और उसकी जो स्पर्म सेल है, जो शुक्राणु है, उनमें एक्स और वाई दोनों है। लेकिन अगर मान लो उसके फिर भी उनके 5 बेटियां पैदा हो रही हैं, तो वो तो चांस वाली बात हो गई ना, कि हर बार जो शुक्राणु पहुंच रहा है अंड कोशिका तक, वो कौन सा वाला पहुंच रहा है? वाई वाला पहुंच रहा है, एक्स वाला नहीं पहुंच रहा। समझ में आई आपको ये वाली बात? तो ये है लिंग निर्धारण किसमें? मनुष्यों में। और इसको अगर आप लोग चाहो तो ये साइड वाला तो हटा देना, लेकिन हाँ अगर आप बनाना चाहो तो बना लेना। और कहीं पर अगर ये भी लिखना चाहो कि इसमें से y प्रभावी होता है और x अप्रभावी होता है, ये भी आप लिख लो। फिर 3-4 मस्त मस्त क्वेश्चन है, उनको लेते हैं, आपको मजा ही आ जाएगा एकदम से। लिखो इसको। अब देखो, लिंग निर्धारण अपन पढ़ चुके हैं, और ये 3-4 क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत मस्त हैं। और इन क्वेश्चंस को सुनते ही, मतलब इनको करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब मैं आपको इतना धीरे क्यों पढ़ाता हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ में आए। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी की किताब के अंदर, पाठ के अंदर दे रखा है 161 नंबर पेज पे, जो मेरे पास एनसीईआरटी है। उसमें क्या क्वेश्चन क्या है? मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा भी दूंगा कि इसका उत्तर आपको लिखना कैसे। तो लक्षण प्रभावी अप्रभावी की बात हो रही है। हम कहेंगे कि मेंडल ने क्या किया, लंबे और बौने, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे लिए मटर के,
और उनके बीच में उनने क्या किया, संकर करवा के देखा। तो संकरण से उनको जो है पहली जो पीढ़ी है उसमें सारे के सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए, लंबे पौधे प्राप्त हुए। और साथ ही साथ उन्होंने, आप ये भी कह सकते हो कि उन जो F1 पीढ़ी के पौधे हैं उनके बीच में वापस से क्या करवाया, क्रॉस करवाया, और उनको जो F2 पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए तो वहां पर लंबे भी प्राप्त हुए और बौने भी प्राप्त हुए। तो मेंडल ने यहां पर एक निष्कर्ष निकाला कि जो बौनेपन वाला लक्षण था वो दरअसल अप्रभावी लक्षण था, और अप्रभावी होने के कारण वो प्रभावी लक्षण के सामने खुद को F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकाला मेंडल ने कि जो लंबेपन का लक्षण है वो कैसा है, प्रभावी है, और जो बौनेपन का लक्षण है वो कैसा है, अप्रभावी है। ये मेंडल ने इससे निष्कर्ष निकाला। तो यही चीज देखो अपन पढ़ तो चुके ही हैं बहुत अच्छे से, नोट्स में है ही ये चीज बहुत अच्छे से, और हम इस चैप्टर के नोट्स फ्री हैं एप्लीकेशन पे, बस होते ही वो पूरे होते ही वहां पर आपको मिल जाएंगे। अभी वो हैंड रिटन होंगे, कुछ टाइम में वो टाइप्ड होकर के भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। और ये मैं साइड में स्क्रीन पर आपको फोटो भी दिखा ही रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसका उत्तर देख करके लिख सकते हो। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा फर्क है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कैसे पता चल रहा है मेंडल के प्रयोगों में कि जो विभिन्न लक्षण हैं वो स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। वैसे तो मेंडल का अपन ने जो भी कुछ पढ़ा ना, उनके नियम हैं, तो 3 मुख्य नियम मेंडल के हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमारी किताब में ना दरअसल हमें वो नियम दे नहीं रखे हैं। तो हमें मेंडल के प्रयोग के आधार पर बताना है कि ये चीज कैसे हो रही है, कि जो अलग अलग लक्षण हैं वो स्वतंत्र रूप से जो है वंशानुगत होते हैं। बताता हूं मैं कैसे। तो यहाँ पे जो हमें उत्तर है हमारा वो द्विसंकर संकरण की हेल्प से देना पड़ेगा। तो आई होप आपको याद है द्विसंकर संकरण क्या था, या जिसको हमने बोला था डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये क्या चीज होती है। तो इस क्रॉस में मेंडल ने क्या क्या स्टडी की थी चीजें, जैसे कि मान लो मेंडल ने F1 पीढ़ी या जो पहले जो जनक थे उनमें क्या लिया था, मटर के ऐसे पौधे लिए थे और उनको मान लो क्या बोला था कि गोल और हरे ले लिए थे, मान लो, या गोल और हरे, तो ऐसे ले लेते हैं, चलो अपन गोल हरे दाने लिए थे, शुद्ध है ना। और गोल वालों का क्या सीन था, यहाँ पर गोल थे हमारे पास में कैपिटल आर, और जो हरे थे मान लो वो थे हमारे पास में स्मॉल वाई। और साथ ही साथ में जो दूसरे लिए थे वो कौन से लिए थे, झुर्रीदार पीले। देखो किताब में हो सकता है कि यहां पर गोल पीला हो और यहां पर झुर्रीदार पीला हो। ये मैं ना मतलब अब आप देखो इतने समझदार हो गए हो कि मैं आपको केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अगर मैं मान रहा हूं कि हरा, मैं छोटे भाई को मान रहा हूं, अभी आपको भी यही मानना है। आप चाहो तो जैसे किताब में लिखा हुआ है वो भी, मतलब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कि किताब में अभी क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूं आपकी समझ विकसित हो कि हम एग्जाम्पल बना के समझ रहे हैं। और ये वाला मान लो क्या था, छोटा आर बड़ा वाई। तो फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि F1 पीढ़ी की हम लोग बात कर रहे थे। तो F1 पीढ़ी में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे जो पहले तो इससे युग्मनज बनेगा और फिर युग्मनज से हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो चलो युग्मनज जल्दी से देख लेते हैं इसको। युग्मनज हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा, इसमें से और कुछ नहीं मिल सकता, और यहाँ से यही मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता। फिर हमें F1 पीढ़ी मिलेगी। तो F1 पीढ़ी में हमें सारे के सारे कैसे मिलेंगे, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। फिर इनसे हमें युग्मनज मिलते हैं, ठीक है। और युग्मनज के बाद में जो है हमें फिर से F2 पीढ़ी मिलेगी यहाँ पर। तो युग्मनज क्या क्या मिल रहे थे यहाँ पर अपने को, यहाँ पर पेंच था बहुत ज्यादा बड़ा कि बड़ा आर मिल रहा था, बड़ा वाई मिल रहा था, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, और छोटा आर छोटा वाई, सब कुछ मिल रहे थे। और यहाँ पर भी सेम ये जो मिल रहे हैं हमें मिल रहे थे। और उनके जब हमने कॉम्बिनेशन बनाए थे तो F2 पीढ़ी में हमें क्या क्या देखने को मिला कि हमें बड़ा आर बड़ा वाई मिला, हमें बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई भी मिला, हमें छोटा आर बड़ा वाई भी मिला, और हमें छोटा आर छोटा वाई भी मिला। तो हमें सब कुछ ही देखने को मिले। कुछ हमें 9 के अनुपात में मिले थे, कुछ 3 के अनुपात में, कुछ 3 के में, और कुछ 1 के अनुपात में अपने को मिले थे। लेकिन हमें यहां समझना क्या है कि हमारे पास कभी भी
इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ये चीज तो नहीं थी, ना तो मम्मी पापा में थी और ना ही दादा दादी में थी। ये कौन सा गुणधर्म हो गया? ये हो गया झुर्रीदार हरा। ये कौन सा बीज हो गया? झुर्रीदार हरा। तो झुर्रीदार हरा तो बीज ना माता पिता वाली पीढ़ी में था और ना ही दादा दादी वाली या नाना नानी वाली पीढ़ी में था। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब, जैसे मान लो कि यहां पर ये दो गुणधर्म हैं, एक तो आकार का है और एक रंग का है, तो ये दोनों जो गुणधर्म हैं ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ये एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, गोल कभी भी ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं भैया मैं तो हरे वाले के साथ ही आगे जाऊंगा, मैं तो नहीं, मैं ये नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं है। सेम बात यहां पर है, झुर्रीदार वाला और पीले का कोई जन्म जन्म का साथ है वाली बात नहीं है। उसको लगेगा कि नहीं छोड़ना है तो वो छोड़ करके दो टुकड़े बना के दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। क्लियर हुई आपको ये बात? तो ये तो चलो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी। पहली बात, इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है, और अगर पूछा भी जाता है तो उसको कितना लिखना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने अंक का दिया हुआ है। अगर मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है तो मैं केवल एक पैराग्राफ लिखूंगा और मैं उसमें बता दूंगा कि भैया जो जनक थे द्विसंकर संकरण के प्रयोग में मेंडल के, उनमें ये वाले जो हैं बीज लिए थे मेंडल ने। F1 पीढ़ी में हमें जो है सारे के सारे कैसे मिले थे? गोल और पीले बीज मिले थे, और जब उनसे मेंडल ने क्या करवाया? संकरण करवाया, और F2 पीढ़ी हमें मिली तो हमें F2 पीढ़ी में कुछ एक ऐसे भी बीज मिले जो ना तो F1 में थे और ना ही जनक में थे। क्लियर हुई आपको ये बात? तो इससे ये साबित होता है कि जो अलग अलग गुणधर्म हैं, जैसे कि यहां पर रंग का और आकार का जो गुणधर्म है वो, या सॉरी आकार नहीं आकृति कहना चाहिए, रंग का और जो आकृति का गुणधर्म है वो दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। वो स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। क्लियर है क्या ये वाली बात आप सबको? आई होप आपको क्लियर है। अब इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है ना, वो मेरे को मस्त क्वेश्चन लगता है एकदम से। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर पता है लिखने में बहुत बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि इस पूरी चीज की व्याख्या करके भी समझाया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा कि ये कितने नंबर का दिया हुआ है। लेकिन अभी मेन उद्देश्य ये है कि क्या आपको समझ में आ गया क्या? फिर लिख तो आप खुद से सकते हो आंसर। देखो ये सारे इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स ऐसे ही हैं, एक आदि होंगे जो रट के आप लोग लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा दे रखा है, ध्यान से सुनना। एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग O है से विवाह करता है। उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग O है। क्या यह सूचना पर्याप्त है यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग A अथवा O प्रभावी है? अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन समझ ही नहीं आता है पहली बात तो, लेकिन चलो अपन आपको समझा देंगे। अपन फिर किस लिए हैं यहां पर, है ना। ये देखो, ये है प्रश्न संख्या 3। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ध्यान दो यहाँ पे। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए नहीं पूछा जाए, लेकिन अगर आपको समझ में आया तो अच्छा लगेगा। कह रहे हैं पिताजी हैं, पिताजी ऐसे बना लो, माता जी को ऐसे बना लो। तो पिताजी का जो ब्लड ग्रुप है वो किताब में हमें कह रहे हैं कि A है, माता जी का जो ब्लड ग्रुप है वो O है, और इनसे हमें एक पुत्री पैदा हुई है। वो पुत्री को फिर ऐसे बना लेते हैं अपन, और वो पुत्री का ब्लड ग्रुप O है। तो आप कह रहे हैं कि क्या ये जानकारी पर्याप्त है ये बताने के लिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है O या A प्रभावी है, दोनों लक्षणों में से कौन सा लक्षण प्रभावी है। भाई जो मेंडल के मटर के पौधों के नियम है ना, अब वो आप कहीं भी लगा सकते हो। जैसे मान लो द्विसंकर संकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है, तो एक इंसान में अगर हमें स्टडी करना हो तो मान लो उसकी त्वचा का रंग कि भी सांवला है कि गोरा है, और मान लो उसके बालों का रंग भूरा है कि काला है, थोड़ा डार्क ब्राउन होता है ना, या आंख की पुतली का रंग, जो हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं बाहर से। ऐसे कोई भी 2 गुणधर्म लेके और स्टडी कर सकते हैं कि माता जी का तो ये था बालों का रंग, पिताजी का ये था, फिर जो बच्चा पैदा हुआ उसका तो ये है, तो कौन सा गुणधर्म प्रभावी है कौन सा अप्रभावी है, ये बात है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है ब्लड ग्रुप के साथ में। तो अब मैं आपको सच बताऊं
मोस्ट जो भी वेबसाइट्स हैं या जो भी किताबें हैं ज़्यादातर वहाँ पे इसका उत्तर अधूरा दिया हुआ होता है। मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपको पूरे से अच्छे से समझाने की कोशिश करूं और ये हमसे क्या अपेक्षा कर रही है किताब वो मैं आपको बताऊं। पहली बात तो ये है जो हमें किताब में नहीं दे रखी है और जो हमें पता होना ज़रूरी नहीं है। क्या होता है, ABO ब्लड ग्रुपिंग होती है। मतलब ब्लड ग्रुप किसका क्या होगा कब, ये बात 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ाई जाती है बायोलॉजी में। अगर आप बायोलॉजी लोगे 11वीं 12वीं में तो पढ़ लोगे वहाँ पे, जो कि हमें इधर तो पढ़ाई नहीं गई। तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग जो ब्लड ग्रुप हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ही केस बता रहा हूँ जो हमारे काम का है, जो डोमिनेंस का केस है। एक को डोमिनेंस का केस भी होता है, मतलब यूँ समझो एक्सेप्शन पढ़ते हैं ना अपन, अपवाद है, तो मेंडल के नियम के भी अपवाद है, वो आप वहां पढ़ोगे। लेकिन यहां तो हमें पता ही नहीं है अपवाद क्या होता है, ना आपको पता है, 10वीं के हिसाब से तो हमें नहीं पता कि अपवाद वपवाद ऐसा कुछ है। तो बस एक बात क्या होती है, मान लो एक ब्लड ग्रुप है A और एक है O। इस O वाले ब्लड ग्रुप को कहते हैं I छोटा i और इस A वाले को लिखते हैं IA, ऐसे ऊपर ऊपर करके। अब ये I वाई कहाँ से घुसा है ये अभी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ये सुन लो बस जो मैं बोल रहा हूँ। ये दोनों हैं और इनमें हमेशा ये जो है ना ये प्रभावी रहता है, ये तो फिक्स ही है। तो अगर ये जानकारी हमें दी हुई है, फिर मतलब समझो ये बात मेरी कि हमें जो बच्ची मिल रही है उसमें अगर IA और I है ना, तो हमेशा ही क्या होगा, जो है ब्लड ग्रुप उस व्यक्ति का A होगा, क्योंकि A प्रभावी है। और O केवल कब हो सकता है, जब छोटा i और छोटा i हो तभी O हो सकता है। तो ध्यान से सुनना, अगर इस जानकारी के हिसाब से चले, जो कि होता है वास्तव में, तो ये बच्ची का जो ब्लड ग्रुप है वो यही लिख लो, या फिर आप इसको है ना यूं भी कह सकते हो। हम अगर आसानी थोड़ा और आपको आसान में समझाना चाहूँ, IO और IO ऐसे लिख सकते हैं, ये इस बच्ची का ब्लड ग्रुप है। और अगर ऐसा हुआ है, ठीक है, ऐसा हुआ है, तो माता जी का O तो तभी रहा होगा जब छोटा i कह लो, या IO रहा हो कह लो, और यहां से भी O आया होगा तभी O रहा होगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि जो है A डोमिनेंट है। अगर एक भी A आ जाएगा यहां से, एक भी अगर IA आ गया तो बच्ची का ब्लड ग्रुप IA हो जाएगा, ना कि O। समझ में आई आपको पहली बात? तो यहां से भी कायदे से फिर क्या होना चाहिए, यहां पे रहा होगा, क्या रहा होगा, IA और IO रहा होगा, और जब युग्मक बने होंगे तो IO आगे आया होगा, तो बच्ची का ये बन गया। अब ये तो क्लियर है कि हाँ सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है, माता जी का भी ये होगा, पिताजी का ये होना चाहिए कायदे से, और बच्ची का ये होना चाहिए। लेकिन नहीं, मतलब ये तो अगर हम 11वीं 12वीं में होते तो सही बात है एकदम, ये ऐसे हो जाता। लेकिन ना अभी तुम लोग 11वीं 12वीं में हो और ना अभी मुझे तुम्हें वो चीजें पढ़ानी है, ठीक है। तो क्या करें फिर, तो हम तिकड़म लगाएंगे। ये बात तो तुम हमेशा ही ध्यान रखना, ABO ब्लड ग्रुपिंग में ऐसा लिखा जाता है, ABO ब्लड ग्रुपिंग में हमेशा IO और IA अगर है साथ में तो हमेशा IA ही होगा ब्लड ग्रुप, या A ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि A जो है वो डोमिनेंट है, ऐसा तो होता है, प्रभावी है A। लेकिन यहां पे मैं आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हम मान लेते हैं कि हमें ये IO IA कुछ नहीं पता हमको, हम तो बस मेंडल का नियम लगा के देखेंगे यहां पे। तो देखना, दो स्थितियां संभव हैं। पहली स्थिति में हम ये मान लेते हैं कि माना जो A है वो प्रभावी है। मान लो भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्या हम बता सकते हैं इतनी जानकारी से कि A प्रभावी है या O प्रभावी है? तो यहां ध्यान से देखो, तो अगर A प्रभावी है तो क्या होगा, ये पिताजी, ये माताजी। अब अगर A प्रभावी है तो माताजी का तो पक्के से क्या होगा, IO, तभी माताजी का जो ब्लड ग्रुप है वो O है। सही बात है ना, क्योंकि अप्रभावी है ना, अगर A प्रभावी है तो O अप्रभावी है, और IO साथ में होगा तभी IO आया होगा, बात खत्म। लेकिन पिताजी के केस में दोनों संभावनाएं हैं, पिताजी का या तो हो सकता है IA और या फिर पिताजी का हो सकता है IA
IO, क्योंकि A अगर एक भी आ जाएगा तो ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिताजी का जो है ब्लड ग्रुप A है और A को हमने प्रभावी माना है। भाई पिताजी का तो A होना ही चाहिए, ये तो शर्त है। माताजी का O होना ही चाहिए, ये भी शर्त ले रखी है अपन ने, शर्त लगी हुई पहले से। तो अब यहां ध्यान दो, तो यहां पर भी पहले क्या होगा, युग्मक बनेंगे। तो यहां लिख दिया मैंने युग्मक। तो पिताजी से हमें क्या क्या युग्मक मिल सकते हैं, ध्यान दो। हमें IA मिल सकता है या फिर IO मिल सकता है। इसमें से भी IA या O मिलेगा और इसमें से तो केवल A ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ तीसरा नहीं मिल सकता। और सेम यहां पे है, माताजी से तो हमें केवल IO मिल सकता है और कुछ नहीं मिल सकता। तो अब जब संतान पैदा होगी, ठीक है, बच्चा जब पैदा होगा, तो देखो बच्चा क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। या तो IA और IO जुड़ेगा, तो क्या बनेगा IA IO, और या फिर दूसरी संभावना क्या है, IO और IO जुड़ेगा। तो उस हिसाब से तो अगर A प्रभावी है तो ये वाला बच्चा तो A ब्लड ग्रुप वाला मिलेगा, और ये वाला जो बच्चा या बच्ची जो भी है वो O ब्लड ग्रुप वाली मिलेगी, क्योंकि A प्रभावी है। तो ये तो पहला केस है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति क्या है हमारे पास में, पहले दोनों स्थितियां समझ लो, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्या सिद्ध करना चाह रहा हूं। अब हम क्या मानेंगे कि माना O प्रभावी है, इस बार O वाला लक्षण जो है वो प्रभावी है। तो पिताजी और माताजी बना लो, ये पिताजी ये माताजी। माताजी का तो ब्लड ग्रुप O होना ही चाहिए और पिताजी का जो ब्लड ग्रुप है वो A होना चाहिए। तो O जब प्रभावी है तो देखना, यहां ध्यान से देखना, पिताजी के केस में क्या है, IA ही होना पड़ेगा ब्लड ग्रुप को। क्यों? क्योंकि अगर एक भी O आ जाएगा तो फिर पिताजी का ब्लड ग्रुप A नहीं रह सकता ना, क्योंकि O प्रभावी मान रहे हैं अपन इस बार। और यहां माताजी के केस में क्या हो सकता है कि या तो क्या हो सकता है IA और IO हो, और या फिर क्या हो सकता है IO और IO हो, क्योंकि एक भी अगर O आ जाएगा इस बार तो वो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ क्या मान रहे थे, अगर एक भी O आ जाएगा या एक भी A आ रहा था तो वो पूरे को A बना देगा ब्लड ग्रुप को, फिर वो वाली ये वाला केस है, या इसमें तो A बनेगा ही बनेगा। अब वापस क्या होगा कि यहां पर भी युग्मक बनेंगे, और ये इसको भी अलग कर देते हैं अपन। यहां मान लो फिर से युग्मक बन रहे हैं। तो युग्मक जब बनेंगे, यहां ध्यान से देखो, यहां तो IA मिलेगा अपने को, दूसरा भी IA मिलेगा, कोई मतलब नहीं है ना उसको लिखने का, IA है वो तो एक ही चीज है। तो इसको हटा ही देता हूं मैं यहां से, एक ही मिल रहा है अपने को, मान लो भले 100 मिल जाएंगे लेकिन है तो IA ना सारे के सारे। और यहां पर सेम क्या होगा कि या तो फिर हमें IA मिलेगा और या फिर हमें IO मिलेगा। और युग्मक से जब क्या मिलेगा, संतान बनेगी। मैं सीधे ही संतान लिख रहा हूं, युग्मनज नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा संतान लिख रहा हूं, जो बच्चा बनेगा। तो उसमें देखो क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी तो होगी कि IA और IA जुड़ जाए, और एक पॉसिबिलिटी होगी IA और IO जुड़ जाए। तो यहां तो हमें मिलेगा IA और फिर मिलेगा IO। क्या मतलब है इसका? इसका तो मतलब है कि ब्लड ग्रुप है A, इसका मतलब है ब्लड ग्रुप है O, क्योंकि O कैसा है, प्रभावी माना है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे A। तो सुन के देखो, एक मिनट सुनो, अगर हम मान रहे हैं कि A प्रभावी है तो भी हमें जो दोनों बच्चे मिल रहे हैं, A ब्लड ग्रुप वाला भी मिल रहा है, O वाला भी मिल रहा है। मान लो उसी में से ये बच्ची है, गुड़िया है, जो क्वेश्चन में दे रखी है, जिसका ब्लड ग्रुप O है, तो हम नहीं कह पा रहे कि हाँ A जो है वो प्रभावी है, नहीं कह पा रहे, फंस रहे हैं हम खुद ही, क्योंकि हो सकता है इस गुड़िया का कोई भाई भी हो और वो उसका ब्लड ग्रुप A हो या O ही हो, बताया ही नहीं ना अपने को। और सेम मान लो कि यहां पे जब हम मान रहे हैं कि मान लो चलो O प्रभावी है, और यहां से सही उत्तर आ जाए, जो गणित में नहीं करते कि मान लेते हैं, चलो मान लो, तो यहां पे भी मान लो, अपन ने मान लिया O प्रभावी है, लेकिन फिर भी जो हमें बच्चे मिल रहे हैं वो दोनों मिल रहे हैं, वो A ब्लड ग्रुप वाला भी बच्चा मिल रहा है और वही बच्चा हमें O वाला भी मिल रहा है। तो फिर फंस गए हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम उस हिसाब से कहते हैं कि चलो हाँ O के आधार पे हम कहते हैं कि O प्रभावी है, क्योंकि हाँ O बच्चे का है तभी वो मम्मी से आया होगा, तो O प्रभावी, लॉजिक नहीं बैठ रहा ना, क्योंकि मिल तो A भी रहा है। अगर O प्रभावी है तो A वाला बच्चा भी तो मिल रहा है ना,
तो इसका मतलब बात यह है कि अपने को इंफॉर्मेशन इसने पूरी नहीं दे रखी है। हालांकि अगर 11वीं 12वीं वाला नॉलेज हो तो आपको क्वेश्चन ही अलग दिशा में घुमा दोगे, समझ रहे हो। तो हमें ये मान के चलो 10वीं तक थोड़ा कम अधूरा अधूरा पढ़ाया जाता है। आप जो है 11वीं 12वीं कक्षा में जाके इसका उत्तर लिखोगे। बाकी हाँ, अगर ऐसा प्रश्न आता है ये वाला, तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे कि दी हुई जानकारी जो है वो पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो स्थितियां संभव है। एक बार मान लो ये प्रभावी है तो भी हमें जो संतान है वो ए और ओ दोनों की मिल रही है, और अगर हम मान लेते हैं कि ओ जो है ब्लड ग्रुप वो प्रभावी है तो भी हमें संतान दोनों ब्लड ग्रुप वाली मिल रही है। इसलिए हम कह नहीं पा रहे कि ए वाला लक्षण प्रभावी है कि ओ वाला लक्षण प्रभावी है। यह है बात। चौथा क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। आज वही क्लास थी अपनी मेन, तो ठीक है। तो यहां से अभी तो इसको मिटा देता हूं, ये लिंग निर्धारण नहीं है, कोई बीच में से वीडियो देखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो लिंग निर्धारण हम पाठ के शुरू में ही पढ़ चुके हैं। चलो तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थोड़ा सा बड़ा हो गया शायद ये लेक्चर, पक गए होगे तुम IA IO पता नहीं सर क्या कर रहे हो। नेक्स्ट में अपन विकास से चालू करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाएंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।